नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे के 10 चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन स्टार्ट करेंगे एक राजस्थान समसामयिक। जुलाई माह का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जुलाई के बाद अपन अगस्त और सितंबर का डिस्कस करेंगे। देन कुछ पिछले मंथ्स का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद अगले जो भी मंथ आएंगे का करंट अफेयर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की। ये पूछा गया है हमसे कि राजस्थान का 43वां न्यायाधीश किसको के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की है। तो सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है, नंबर याद रखना है कि ये मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो 43 में है। हो सकता है नाम ना पूछ के नंबर ही पूछ लिया जाए, किस क्रमांक है, उनका क्रमांक क्या है। ठीक है, तो इनका नाम है आपके क्या, के आर श्रीराम। के आर श्रीराम है। इनको राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए शपथ किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद 219 में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 219 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और वो भी आपके शेड्यूल 3 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखनी होंगी। जो 42 में आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे, 42 में थे ये। ठीक है, और जो आपके के आर श्रीराम है ये 43 में है। अब जो एम एम श्रीवास्तव सर हैं इनका ट्रांसफर मद्रास में कर दिया गया है और ये के आर श्रीराम ये मद्रास से ट्रांसफर होके राजस्थान आए हैं। इसके अलावा कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 29 अगस्त कितना 1949, 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। एक अध्यादेश जारी किया गया था और सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड जी ने इसका उद्घाटन किया था। डेट याद रखनी है, 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। अभी इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, आपको पता है मुख्य पीठ वर्तमान में जोधपुर में स्थापित की गई है। अब जब 1949 को इसकी स्थापना की गई थी तो जोधपुर में मुख्य पीठ स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो आपको पता होना चाहिए, उसका समिति का नाम था बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर इसकी जो मुख्य पीठ है उसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। इसके 2 सदस्य थे, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुख्य पीठ है, निम्न क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर स्थापित की गई थी। तो बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर, जिसके 2 सदस्य थे, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, और यहाँ से देख लीजिए। और हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 214 में उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 214 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन वहीं 7वां संविधान संशोधन आपने को याद रखना होगा, 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत बताया गया कि जो ये प्रावधान था अनुच्छेद 214 में कि एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो यहाँ बताया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कि एक या एक से अधिक राज्यों में भी, या मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जो बातें हैं हमें याद रखनी होंगी। यहाँ से हमें याद रखना होगा वर्तमान में उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कुल कितनी संख्या है, तो टोटल जो नंबर है वो 1+49 है। मतलब एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश और टोटल 49 न्यायाधीश, इस तरह से जो टोटल नंबर है वो 50 का है। ठीक है, राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा ये पहले मुख्य न्यायाधीश। और फिर यहाँ से कुछ बातें और हैं, जैसे सब सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो कैलाशनाथ बांचू जी का कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, के आर
ये बातें कुछ याद रखेंगे, बाकी कुछ टॉपिक के तौर पर जब उच्च न्यायालय डिस्कस करेंगे तो अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण और उनके निःशुल्क इलाज के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित, तो हमें पता होना चाहिए। हाल ही में 73वां वन महोत्सव बनाया गया। ठीक है, वन महोत्सव बनाया गया। यहाँ से कुछ बातें, राजस्थान में संचालित है कौन सा, मिशन हरियालो। मिशन हरियालो, यहाँ से हमें देखना होगा कि जो जयपुर शहर है, जयपुर ने 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर, 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर राज्य में ये अव्वल रहा। ठीक है, प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया। इसके अलावा इस क्षेत्र में वन महोत्सव के अवसर पर नगर वन की स्थापना की जाएगी। नगर वन कितना नंबर है, 40 नगर वन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर और बात करें, यहाँ से एक अरावली के, हरित अरावली के लिए विकास परियोजना चलाई गई है। हरित अरावली, हरित अरावली विकास परियोजना, ये सारे की सारे अपने क्वेश्चन है और जिसकी जो टोटल वैल्यू रखी गई है वो 250 करोड़ का है। 250 करोड़ का इसके तहत बजट आवंटित किया गया है। हरित अरावली विकास परियोजना का बजट कितना रखा गया है, 250 करोड़ रुपए। नगर वन की स्थापना की जाएगी, कितने, 40 नगर वन स्थापित किए जाएंगे। मिशन हरियालो के तहत 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान में जयपुर अव्वल रहा। ठीक है, और भी बात याद करेंगे, जैसे साथ में ही इसकी स्थापना की जाएगी खेजड़ली में। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई इंडे अमृता देवी इंडिजीनियस कौन सा प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी, आपको खेजड़ली में की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अमृता देवी इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना खेजड़ली में की जाएगी। हरित अरावली विकास परियोजना क्या कितना करोड़ का बजट है, 250 करोड़ रुपए। नगर वन 40 स्थापित किए जाएंगे। मिशन हरियालो के तहत जयपुर आपका अव्वल रहा है राजस्थान में। इसके साथ ही अमृता देवी, इसमें क्या दिया गया कि अवार्ड दिया गया कि अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, किसके क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है आपका डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और इनके साथ गोविंद भारद्वाज, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज जी को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आपका अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आगे ये दो क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में और दूसरा दिया जाता है आपके वन संरक्षण के क्षेत्र में। तो जो वन संरक्षण है, वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है आपके अजीत सिंह छीछास को, छीछास, अजीत सिंह छीछास। तो ये कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी जो अवार्ड है बिश्नोई पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो अजीत सिंह छीछास जी को प्रोवाइड किया गया है। वहीं आपके वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और आपके गोविंद भारद्वाज जी को प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये अपने आप में सभी क्वेश्चन हैं, चाहे हरित अरावली विकास परियोजना, चाहे अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की बात करें, कहाँ स्थापित किया जाएगा, आपके खेजड़ली में। नगर वन 40 स्थापित और जयपुर आपके अव्वल रहा है। 73वां वन महोत्सव बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, सारे के सारे ये फैक्ट हैं अपने को याद रखने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन, अच्छा ये तो हो गया रिपीट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सीआरपी प्लस नीति के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले हमें जानना होगा सीआरपी जो नीति है सरकार के द्वारा जारी की गई, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका लक्ष्य है। सीआरपी का मतलब है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन,
कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसका मतलब क्या है? कम्युनिटी मतलब सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं उनका संरक्षण करना है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का संरक्षण, और कम्युनिटी जो रिसोर्स पर्सन है उनका, कम्युनिटी की जो संस्था हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना, ये नीति सरकार के द्वारा जारी की गई है। और ये जो नीति है सीआरपी नीति, ये किसके द्वारा जारी की गई है? राजीव का के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए ये नीति जारी की गई है, सीआरपी प्लस नीति। देखिए, यह नीति राजीव का द्वारा जारी की गई, सही बात है। इस नीति का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को बेहतर सशक्तिकरण करना है, राइट। इसके तहत कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन भी एक नई अधिक प्रशिक्षित व्यवस्था लागू की गई है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन से इतना पता होना चाहिए कि सीआरपी नीति का उद्देश्य क्या है। एक तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, उनका संरक्षण करना, और इसका संचालन कौन करेगा? राजीव का के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीआरपी नीति के बारे में हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान के तहत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो देख लीजिए, सबसे पहले जानना होगा संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान के बारे में देख लेते हैं। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा संचालित है? आपके नीति आयोग के द्वारा संचालित है। नीति आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? कुछ एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए, उन एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना। जैसे कि कुछ 6 गोल्स हैं, टोटल कितने? 6 हैं। 6 जैसे इसमें आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वित्तीय समावेशन है, इस तरह से ये 6 गोल्स डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। अब ये कहाँ संचालित है? तो सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, ब्लॉक कार्यक्रम। तो ये आकांक्षी इन जिलों में ये संचालित किया जा रहा है। अब हमें पता होना चाहिए राजस्थान के कौन से जिले आकांक्षी जिलों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ से आप देखिए, राजस्थान के 5 जिले हैं जो इस प्रोग्राम के तहत सम्मिलित हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? पहला है करौली, दूसरा धौलपुर, जैसलमेर, बारां और आपका सिरोही। ये राजस्थान के 5 जिले हैं जो आपके आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। संपूर्णता अभियान इन जिलों में संचालित है। तो यहाँ से हमने पूछा गया है कि किस जिले को राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपके जिला करौली को सम्मानित किया गया है। जिला करौली को सम्मानित किया गया है स्वर्ण पदक से। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इसने 6 की 6 जो एसडीजी गोल्स हैं उनमें 100% स्कोर किया है, उनका अचीवमेंट 100% रहा है करौली जिले का, तो इसको सम्मानित किया गया। बचे आपके 4 जिले, धौलपुर, जैसलमेर, बारां और सिरोही। तो इन जिलों को आपको कांस्य पदक से सम्मानित किया है, इनको कांस्य पदक मिला है, जबकि करौली जिले को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। यहाँ से एक बात और याद रखनी होगी, जो 3 ब्लॉक हैं जो कि जिनमें राजस्थान को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, वो आपके हैं। पहला रानी ब्लॉक आपके पाली जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा है जायल नागौर में स्थित है, और तीसरा है खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। ये 3 ब्लॉक भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इस संपूर्णता अभियान के बारे में याद रखनी है। तो पहले तो ये पहला क्वेश्चन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा। कहाँ संचालित किया जा रहा है? आकांक्षी जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो राजस्थान के आकांक्षी जिले कौन से हैं? पहले 5 जिले सम्मिलित हैं। 5 जिलों में करौली, धौलपुर, आपका जैसलमेर, बारां और सिरोही, 5 जिले हो गए, ठीक है। अब इसमें कितने एसडीजी गोल्स हैं? 6 एसडीजी गोल्स हैं, इनको प्राप्त करना है। तो करौली जिले ने इसमें 100% अचीवमेंट किया, इसलिए इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बचे आपके धौलपुर, जैसलमेर, बारां, सिरोही को कांस्य पदक से। वहीं 3 ब्लॉक कौन कौन से? रानी, जायल और
खैरवाड़ा, इनको भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमें इसके बारे में याद रखने हैं। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर, करौली। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ प्रथम स्थान पर रहा है? तो मेजर जो बड़े बड़े खनिज हैं उनके नीलामी की गई है, उनकी खानों की मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की गई है, तो उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा गया है इसलिए क्योंकि राजस्थान प्रथम फर्स्ट स्थान पर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान प्रथम स्थापित स्थान पर है और लगभग लगभग कितने 103 ब्लॉक्स की इसमें नीलामी की गई है, जिसमें राजस्थान प्रथम स्थापित इस प्रथम स्थान पर है। अब इसमें खासकर आपके चूना पत्थर है, आयरन के हैं और सोने के ब्लॉक्स हैं, उनकी नीलामी इसमें की गई है। ठीक है, तो राजस्थान अपना आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का एकमात्र शहर जिसे देश के सुपर स्वच्छ लीग सीरीज में एकमात्र सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जो सीरीज है सुपर स्वच्छ लीग सीरीज, इसमें एकमात्र शहर राजस्थान का कौन सा है जिसमें जिसमें जिसे इस कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान का डूंगरपुर जिला इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ऐसा किया जा रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अकॉर्डिंग ये सारी बातें की जा रही हैं। और जो आपकी ये सीरीज है कौन सी, सुपर स्वच्छ लीग सीरीज, सुपर स्वच्छ लीग सीरीज के अंतर्गत होता क्या है? तो इस सीरीज के अंतर्गत उन शहरों को सम्मिलित किया जाता है जो पिछले 3 साल में प्रथम 3 में स्थान जिन्होंने प्राप्त किया हो, पिछले 3 वर्ष में प्रथम टॉप 3 में रहे हों स्वच्छता के क्षेत्र में, उन शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो उदयपुर में ये खिताब हासिल किया गया है। और उदयपुर कौन सी कैटेगरी में है? तो आपके जो 20,000 से 50,000 जनसंख्या की कैटेगरी है, उसमें उदयपुर ने ये डूंगरपुर ने ये खिताब हासिल किया है, डूंगरपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं हमें याद रखना होगा जयपुर की जो रैंक है, अपनी राजधानी जयपुर की रैंक, जयपुर ग्रेटर की बात करेंगे पहले। जयपुर ग्रेटर की 16वीं रैंक है, वहीं कौन सी कैटेगरी में? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में। ठीक है, और आपके जयपुर हेरिटेज की जो रैंक है, जयपुर हेरिटेज जो रैंक है वो रही आपकी 20वीं रैंक। ठीक है, तो हमें डूंगरपुर पता होना चाहिए कि डूंगरपुर ने सुपर स्वच्छ लीग सीरीज में स्थान प्राप्त किया है, डूंगरपुर। ठीक है, ये सीरीज अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है इस बार, तो इसलिए इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार आपके डॉक्टर धीरज सिंह को प्रोवाइड किया गया है और ये अपने काजरी के वैज्ञानिक हैं। काजरी जोधपुर में स्थित है। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में 1959 में स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है काजरी का? आपको पता है हमारे राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो शुष्क और अर्ध शुष्क जो परिस्थितियाँ हैं उनमें कृषि को किस तरह से प्रोत्साहन करना है, कृषि की उत्पादकता को कैसे बढ़ाना है, वैज्ञानिक तौर तरीकों को इसमें शामिल करना है, जल संसाधनों के बारे में भी, तो जल संसाधनों का कैसे यूज करना है, पानी की कमी है, तो ये सारे काम काजरी के द्वारा किए जाते हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय कृषि जो वैज्ञानिक पुरस्कार है 2025 का, वो काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को प्रोवाइड किया गया है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला परिवार कल्याण में उत्कृष्ट प्रदर्शन में अव्वल रहा है? राजस्थान का कौन सा जिला परिवार कल्याण में, जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 11 जुलाई को, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और इस बार इस
की जो थीम थी वो ये थी कि माँ बनने की सही उम्र वही जब तन और मन सही, तन और मन सही, माँ बनने की उम्र वही सही। ठीक है, ये इसकी इस बार की थीम थी। तो इसमें आपके पहले स्थान पर जो रहा है राजस्थान में वो आपका बांसवाड़ा जिला अव्वल रहा है। बांसवाड़ा के बाद द्वितीय पोजीशन रही है, सेकंड स्थान वो है आपके भीलवाड़ा का। वहीं तृतीय स्थान पर प्रतापगढ़ ने बाजी। ठीक है, तो ये टॉप 3 में रहने वाले जिले, पहले स्थान पर बांसवाड़ा, दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा, तीसरे स्थान पर आपका जिला प्रतापगढ़ रहा। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में तीनों है, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और चौथा ऑप्शन आपके सामने करौली था। इसका रीजन क्या था फोर्थ ऑप्शन करौली का? क्योंकि अभी आपने एसडीजी गोल्स के बारे में देखा था, उसको अचीवमेंट करने में करौली को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, इसलिए ऑप्शन में करौली भी रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन डेट में, आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय है वो आपके बीकानेर में, बीकानेर में स्थापित किया गया है। बीकानेर में कहाँ? जयमलसर में, जयमलसर बीकानेर में स्थापित किया गया है आपका देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय। ठीक है, तो ए ऑप्शन बीकानेर इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन बेंगलुरु के कांतीरवा स्टेडियम में किया गया। तो नाम याद रखना होगा, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। कौन सी? पैरा एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप हुई है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये आपके कांतीरवा स्टेडियम बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर बात की गई कि इस सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें महेंद्र गुर्जर ने F42 में 42 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ये भी बात सही है, महेंद्र गुर्जर इन्होंने भाला फेंक में, महेंद्र नाम याद रखना है, महेंद्र गुर्जर पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में, भाला फेंक प्रतियोगिता में इनको स्वर्ण पदक से हासिल किया। इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए पदक जीता सुंदर गुर्जर ने F46 में जीता और इन्होंने प्रतियोगिता F42 में स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, सुंदर गुर्जर ने F46 प्रतियोगिता में हासिल किया, इन्होंने F42 प्रतियोगिता में भाला फेंक प्रतियोगिता की। महेंद्र गुर्जर और सुंदर गुर्जर, ये दोनों नाम हमें याद रखने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों कथन सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 आल्सो राइट, 2 आल्सो राइट, बट बोथ स्टेटमेंट आर राइट, सो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ की चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय ऊंट दौड़ की चैंपियनशिप, ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो हाल ही में पुष्कर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, पुष्कर में इसका आयोजन किया गया था। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। क्यों किया गया था? क्योंकि राजस्थान के जो ग्रामीण खेल हैं, राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और पुष्कर में इसका आयोजन किया गया है। पुष्कर में अच्छा मेला लगता है वहाँ इसका। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम शहर में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में छगनलाल मीणा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका संबंध किस खेल से है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आरपीएससी और बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्पॉट से तो हमें याद रखना है सबसे पहले तो ये कि हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बर्मिंघम अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। फिर बात पूछी जाए भाई किसने स्वर्ण पदक जीता, तो छगनलाल मीणा ने यहाँ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और फिर पूछा आपसे कि इसका संबंध किससे है? छगनलाल मीणा जिन्होंने स्वर्ण पदक से जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो हमें पता होना चाहिए छगनलाल मीणा ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो कि बर्मिंघम अमेरिका में आयोजित हुआ है, इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, जिसमें एक नाम है आपका कचनार चौधरी। कचनार चौधरी
तो कचनार चौधरी ने आपके किस में जीता है? शॉर्ट पुट थ्रो में। शॉर्ट पुट थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एक तो आपके कचनार चौधरी हैं, एक हैं आपकी कृष्णा शर्मा। जो कृष्णा शर्मा हैं इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है किसमें? आपके बॉक्सिंग में। ये कुछ इसके अलावा एक दो और खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, उनके भी नाम अपने को याद रखने होंगे। लेकिन ये आप याद रखना, कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट थ्रो में जीता है, कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में जीता है और चकरलाल मीणा ने कुश्ती में जीता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने नरेगा आखर अभियान का शुभारंभ किया? नरेगा आखर अभियान का शुभारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है नरेगा आखर अभियान का? तो जो नरेगा में कार्य करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको शिक्षित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है सरकार के द्वारा। कौन शिक्षित करेगा? तो नरेगा में जो काम करने वाले मेट हैं, उनके सुपरवाइजर, उनके द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये अभियान कहाँ से शुभारंभ किया गया है? तो आपके जयपुर से ये प्रोग्राम शुभारंभ किया गया है, जयपुर से। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्य की किस झील को कोप 15 में रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो सबसे पहले कोप 15 की बात करें, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। जिम्बाब्वे में कोप 15 का आयोजन किया गया था और वहाँ आपकी सिलीसेड जो झील है, सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? आपके अलवर में स्थित है। इस झील को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया सिलीसेड। यहाँ से हमें पता होना चाहिए राजस्थान की वो साइट जो रामसर साइट के रूप में चयन किया गया है, एक तो हमारी सांभर झील है और केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, ये दो आपके सांभर साइट के रूप में घोषित। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका ने तंजानिया स्थित किस चोटी को फतेह कर इतिहास रचा? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हाल ही में लेफ्टिनेंट हैं कर्नल दीपिका, इन्होंने तंजानिया में स्थित किस चोटी को फतेह कर इतिहास रचा है? तो हमें पता होना चाहिए तंजानिया कहाँ है। तंजानिया आपके अफ्रीका में स्थित है, तो अफ्रीका में आपके माउंट किलीमंजारो, इन्होंने माउंट किलीमंजारो को फतेह कर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी दी गई हैं, जैसे माउंट एल्ब्रूस, माउंट एटना, माउंट बिन्सन। ये कहाँ है? तो माउंट बिन्सन आपके अंटार्कटिका में है। माउंट बिन्सन आपके अंटार्कटिका में है। माउंट एटना कहाँ पे है? माउंट एटना इटली में है। और माउंट एल्ब्रूस आपके कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। रूस में स्थित है। कौन सा पर्वत है? कॉकेसस पर्वत है। कॉकेसस पर्वत की ये हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक में से एक। और माउंट एटना इटली में स्थित, माउंट विंसन आपके अंटार्कटिका में स्थित है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका ने तंजानिया में स्थित किस चोटी को फतेह किया है? तो माउंट किलीमंजारो को फतेह किया है। तो इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमें यहाँ समाप्त करनी होगी। बाकी क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।